हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 सेक्शन एच का इन्वायरमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंट काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बट अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी लाइट पूछा जाता है। जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, डीप में जाकर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो 3 कीवर्ड्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के सिलेबस में: इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। तो इन्हीं तीनों पे फोकस करते हुए हम लोग इसको टू द पॉइंट एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक और वीडियो बचा हुआ है, वो मैं पोस्ट कर दूंगा आने वाले दिनों में। ओके, फिलहाल आज इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम जो है इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कार्टाजीना, नागोया और आईसी टारगेट्स, है ना। कार्टाजीना से लास्ट टाइम जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखेंगे, सीआईटीईएस, सीएमएस, यूएनईपी, आईयूसीएन, ट्रैफिक और सावेन। इन सारा टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज सेट किया है नोट्स की तरह। ऐसा नहीं है कि आर्बिटरली कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन मैंने कहीं पर डाल दिया है। एक टॉपिक खत्म होगा क्वेश्चन तभी दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन मैंने सेट किया है, ठीक है। तो फिर अपने पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का। और अभी जो है हम लोग फिलहाल बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिया का भी बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे और इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है बायोस्फीयर का वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च? कब लॉन्च किया गया था यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड ओवर बनाया जाता है। ओके, नामित किया जाता है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है फलाने कंट्री में, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत वो किया जाता है। तो जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो 1971 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हेन वाज द नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? तो भारत का खुद का नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1986 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया फीचर इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को? यानी कि ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी पहले थर्ड क्वेश्चन में जो हम लोग देखे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल किया गया है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो वैसा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स को शामिल किया गया है भारत की तरफ से? तो वो है 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ द लेटेस्ट टू ज्वाइन WNBR ऑफ यूनेस्को? भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के WNBR में शामिल होने वाला नवीनतम रिजर्व है? WNBR यानी जस्ट अभी जो पहले देखे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो वो है पन्ना, मध्य प्रदेश में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में सबसे नया है, सबसे लेटेस्ट है, जो कि यूनेस्को द्वारा WNBR में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया एज वेल एज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर WNBR ऑफ यूनेस्को? यानी भारत का पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को द्वारा भी इंसिडेंटली वही बायोस्फीयर रिजर्व पहला था जो कि WNBR में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी। ओके, दोनों में पहला नीलगिरी ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज लार्जेस्ट इन इंडिया? मतलब लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत में? तो वो है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो यही लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स कैन द पिन वैली नेशनल पार्क बी एसोसिएटेड विथ? यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है किस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा? आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में एक कोर एरिया होता है, उसके बाद एक बफर जोन होता है और फिर एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है कि कोर एरिया, ये जो कोर एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, इस कोर में कोई नेशनल पार्क हो सकता है, कोई टाइगर रिजर्व हो सकता है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पिन वैली नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा? बायोस्फीयर रिजर्व जनरली नेशनल पार्क सेंचुरी वगैरह से बड़ा होता है, उसको वो अपने अंदर मतलब समाहित किए हुए रहता है ना, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो वही पूछा जा रहा है, पिन वैली नेशनल पार्क आपको किस बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आप
देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई एक पार्टिकुलर नेचुरल फीचर दिया हुआ रहेगा आपको उस बायोस्फीयर रिजर्व का, और उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स कैन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क बी एसोसिएटेड विथ। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा, तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में फैला हुआ है। ओके, आपको स्टेट वाइज पता होना चाहिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, हर एक का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले। और सेकेंडली कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व एक से ज़्यादा स्टेट में फैला हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे मैंने मैप के थ्रू दिखा दिया है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, वो आप उसका स्नैपशॉट लेकर रखेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में वो सेट हो जाएगा 2-3 दिन उसको देखेंगे तो। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली केरल में है ना। और नीलगिरी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर द गारो हिल्स। गारो हिल्स के ऊपर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है, तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब जो हिल्स है कहाँ पर है, मेघालय में है। और मेघालय में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, नोक्रेक। तो नोक्रेक बेसिकली गारो हिल्स के ऊपर फैला हुआ है। तो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, गारो हिल्स, ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है, अभी भी वैलिड है क्योंकि जो आंसर है वो अभी भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और आंसर क्या है, नल्ला मलाई है ना, दैट इज़ नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी अगस्त्य मलाई, यहाँ एस कर लीजिएगा, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी ये सब जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज करेक्टली मैच्ड। तो देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा कौन सा कहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर सिमलीपाल असम गलत, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। ओके, नोक्रेक मेघालय अभी ऊपर देख लिए हम लोग, सही है। देहांग देबांग कहाँ है, सिक्किम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई कहाँ है, कर्नाटक में नहीं है, वो तमिलनाडु और केरला के दोनों स्टेट में फैला हुआ है, बॉर्डर पर है, बॉर्डरिंग है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोक्रेक मेघालय। अच्छा, यहाँ पर मैंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया हुआ है ना। ग्रेट निकोबार सबसे साउथ में है, पूछा भी जा सकता है आपसे, इंडिया के सबसे साउथ में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है। ओके, सबसे नॉर्थ में है कोल्ड डेजर्ट, सबसे वेस्ट में है रन ऑफ कच्छ और सबसे ईस्ट में है दिहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और इसके अलावा बाकी कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो देखिए दिब्रू साइखोवा और मानस ये दोनों असम में है, नोक्रेक मेघालय में है ना, कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड, पन्ना पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, और नीलगिरी जो है केरल तमिलनाडु और कर्नाटक, अगस्थमलाई तमिलनाडु और केरल, और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है आपका तमिलनाडु के पास। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारा पता होना चाहिए, ये 18 का 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है एज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो इन्हीं 18 में से वो 12 कौन सा है। ईजी है याद रखना, ये जो साउथ में 4 दिख रहा है ये चारों है। ठीक है, नीलगिरी, अगस्थमाला, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार ये चारों है। उसके अलावा ये जो बीच में 5 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पाँचों है ना, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानक मार अमरकंटक, सिमलीपाल और सुंदरबन। तो 5 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 9। इसके अलावा एक कंचनजंगा है, एक नोक्रेक है और एक है नंदा देवी। ठीक है, तो 3 इधर आपका एक हो गया नॉर्थ इंडिया में और 2 हो गया आपका इधर नॉर्थ ईस्ट में। तो 4, 5, 9, 1, 10, 2, 12 ये जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल है। ठीक है, तो ये भी आपसे आइडेंटिफाई करने पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, 3 रहेगा उसमें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाला और एक कोई और दे देगा और पूछेगा कौन सा WNBR में शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये मैप आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको याद रखिएगा। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व पे अब वो वाला टॉपिक फिनिश करते हैं और अब देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में।
तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो जानना ही है, इसमें 3 चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। एक है कार्टेजिना, एक है नगोया प्रोटोकॉल और एक है आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ओके, तो कार्टेजिना जो था उसी पे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। कार्टाजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओके, तो कार्टाजिना, नगोया, आइची, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में। कहाँ पर? अर्थ समिट जो हुआ था रियो में। ओके, अर्थ समिट जो रियो में हुआ था ब्राज़ील में, वहीं पर इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और ये इन्फोर्स हुआ था 1993 में। नॉट नेसेसरी याद रखना, बट आपके रेफरेंस के लिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14, कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जेपीएससी प्री 2016। तो ये बायोसेफ्टी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसमें एक बायोसेफ्टी के ऊपर उसका एक मकसद है बायोसेफ्टी को बढ़ावा देना। ठीक, दूसरा मकसद है उसका कि जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस करना और उससे जो होने वाला मुनाफा है उसको कम्युनिटी के बीच बांटना, है ना। तो जो बायोसेफ्टी वाला उसका एजेंडा है सीबीडी का, उसको कार्टेजिना प्रोटोकॉल पूरा करता है। ओके, और इसको 2000 में अडॉप्ट किया गया था और 2003 में ये इन्फोर्स हुआ था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बायोसेफ्टी से हो गया कार्टेजिना, और नगोया जो है वो जेनेटिक रिसोर्स हासिल करने और उसको जो उससे जो मुनाफा होगा, कोई दवा बनाए, कोई रिसर्च किए, तो जो मुनाफा हुआ उससे, तो जिस कम्युनिटी से आप उस जेनेटिक रिसोर्स को हासिल किए थे, जहाँ से उठाए थे आप, उन कम्युनिटी में भी आपको उसका प्रॉफिट लौटाना पड़ेगा, है ना। तो नगोया प्रोटोकॉल उसी के बारे में है ना, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग। कार्टाजिना प्रोटोकॉल था आपका इससे रिलेटेड बायोसेफ्टी से, कि कैसे सेफली जो है आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड में, रिसर्च में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, चलिए अब ये जो है 2010 में नगोया प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट हुआ था और इन्फोर्स हुआ 2014 में। 16th देखते हैं क्वेश्चन, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स फॉर द ईयर 2011 to 20 हैज़ हाउ मेनी स्ट्रेटजिक गोल्स एंड टारगेट्स? कितने स्ट्रेटजिक गोल और टारगेट हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में? तो इसमें 5 स्ट्रेटजिक गोल हैं और 20 टारगेट्स हैं। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट का टारगेट ईयर क्या था। तो जैसा कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है, 2020 जो है इसका टारगेट ईयर था। इसका जो भी लक्ष्य है, जितना भी गोल है, 5 और 20 टारगेट है, उसको 2020 तक हासिल करना था इसको। ठीक है, और ये जो है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट और जो नगोया प्रोटोकॉल है, ये दोनों 2010 में ही अडॉप्ट हुआ था, है ना, एक ही जगह सेम कॉन्फ्रेंस में। ओके, ये आईची जो है ऐसे समझ लीजिए कि ये जापान का स्टेट हो गया, इसको आईची प्रीफेक्चर बोलते हैं, और नगोया जो है इसका कैपिटल हो गया। तो एक प्रोटोकॉल का नाम रख दिया नगोया के नाम पे और एक रख दिया टारगेट्स का नाम स्टेट के नाम पे। ठीक है, आईची प्रीफेक्चर एक तरह से वहाँ का स्टेट समझ सकते हैं आप अपने सेंस में। ओके, अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पीछे छोड़ते हैं, सीआईटीएस समझते हैं। सीआईटीएस में क्या है? तो सीआईटीएस जो है वो किससे संबंधित है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इससे ये रिलेटेड है। इसको 1963 में आईयूसीएन के एक रिजोल्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। ओके, और ये इन्फोर्स हुआ है 1975 में। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सीआईटीएस है वो आईयूसीएन से संबंधित है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसी से संबंधित है सीआईटीएस। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में देखते हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरल होता है, नेचुरल होता है और मिक्स्ड होता है। तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो मे बी ये आपको पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाले सेक्शन में। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया गया था? 1972 में, है ना। इसको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी गवर्न करता है, WHC, जो कि यूनेस्को द्वारा सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को जो है वो यूनेस्को जो है स्टीयर करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितना है इंडिया में? तो 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। आपको पता होगा टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में वो है 38। ओके, 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड कैटेगरी का साइट है
है ना। तो ये मिक्स्ड कैटेगरी वाला भी जानना चाहिए यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले में, क्योंकि मिक्स्ड है तो इसमें नेचुरल कंपोनेंट भी है ना, कल्चरल भी है, नेचुरल भी है। तो ये 8 आपको इस पोर्शन में 100% पता होना चाहिए। ऐसे पता आपको ये भी होना चाहिए, जीके में जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, लेकिन ये 8 तो आपको यहाँ पर पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सबसे पहले तो आपको सातों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम पता होना चाहिए। आगे मैप पे मैंने दिखा दिया है सातों वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो तब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है वो एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित। बाकी माजुली, नेवरा वैली, नारकोंडम आइलैंड ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेचुरल एंड मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, और सुंदरबन नेशनल पार्क अगेन ये वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये 7 हो गया, 6 हो गया, और एक है वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर। तो वेस्टर्न घाट्स जो है आपका वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है ना, ये 6 स्टेट में ये फैला हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी है एक बार, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट्स भी एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। और एक यहाँ पर कंचनजंगा सिक्किम में जो है बताया मैंने मिक्स्ड साइट है वो। तो 7+1 इस मैप पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, ठीक है। तो इस मैप को भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है बॉन कन्वेंशन के बारे में, कि बॉन कन्वेंशन जो है वो किससे संबंधित है। ये अब टॉपिक चेंज कर दिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पीछे छोड़ते हैं। तो बॉन कन्वेंशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ से रिलेटेड है। माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो भी एक जगह से दूसरे जगह जो प्रवास करता है ना, उनसे रिलेटेड है ये। इसको कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि CMS भी बोलते हैं। तो CMS बोलिए, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बोलिए फुल फॉर्म में, या फिर बॉन कन्वेंशन बोलिए, ठीक है ना, एक ही बात है। और ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर CMS का जो मीटिंग होता है, CMS के जो भी सिग्नेटरीज़ हैं, जो पार्टीज़ हैं कंट्री, उनका जो मीटिंग हुआ था वो भारत में हुआ था, गांधीनगर में, जहाँ पर कि गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, है ना। तो इसलिए मे बी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो बॉन कन्वेंशन 1979 में अडॉप्ट हुआ और इन्फोर्स हुआ 1983 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस इज गांधीनगर डिक्लेरेशन ऑफ 2020 रिलेटेड विथ। तो अभी जस्ट हम बता दिया ऊपर मैंने, है ना, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज CMS से रिलेटेड है गांधीनगर डिक्लेरेशन 2020 का। ओके, अब CMS को पीछे छोड़ते हैं। अगला है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है, लिविंग प्लैनेट। इसमें एक इंडेक्स भी निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये WWF, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको निकालता है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, WWF, है ना। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, WWF को, है ना। और इसको कई देशों में दूसरे नाम से भी जाना जाता है WWF को, है ना। एक तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, और एक दूसरा है इसका वाइल्ड लाइफ फंड, शायद इसको करके कुछ बोलते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। मैं 1 मिनट आपको कंफर्म कर देता हूँ। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दोनों इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ में इसका नाम चेंज हो जाता है, ओके, लेकिन WWF इन जनरल याद रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, ओके, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि IUCN कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, ओके। और 1964 में IUCN एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ लेकर आया था, है ना। आपको पता है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ प्लांट्स एनिमल्स वगैरह का, उसमें रहता है किसका थ्रेट का लेवल क्या है, कौन सा इंडेंजर्ड है ना, नियर थ्रेटेंड में कौन सा आता है, एक्सटिंक्ट कौन सा है
है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सा है, इस टाइप से जो उसमें कैटेगरी बना होता है। तो ये वाला जो लिस्ट है 1964 से IUCN लेकर आ रहा है, इसको रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक UNEP लेकर आता है, जिसके बारे में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में, है ना। वो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाट इज़ ट्रैफिक रिलेटेड विथ, ट्रैफिक किससे संबंधित है। तो ट्रैफिक जो है ये एक एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो ट्रेड होता है, ये उसके लिए काम करता है कि जो ट्रेड हो रहा है कहीं उससे उनका सर्वाइवल ही थ्रेटन ना हो जाए। ओके, जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं कहीं वो एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए, इतना ज़्यादा उसमें ट्रेड होने लगे दुनिया भर में। तो ये उसी को कंट्रोल करने के लिए, इनफैक्ट मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक जो है का गठन हुआ है। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे, ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड है ट्रैफिक, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सावन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है सावन का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स तीनों है। अभी सावन है क्या, यह है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, है ना। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया जो है 2016 में इसको अडॉप्ट किया। तो अब सवाल उठता है कि सावन जो है इसमें कौन कौन सा कंट्री इसका पार्ट है। तो सार्क नेशंस जो हैं सारे इसके पार्ट हैं, है ना। सार्क नेशंस कौन कौन से हैं, 8 हैं टोटल, है ना। इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद भूटान, नेपाल, है ना, और उसके बाद है फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, और उसके बाद मालदीव्स। ठीक है, तो 3 और 5 8, यही 8 कंट्री जो है सार्क देश भी कहलाते हैं। और सावन जो ये नेटवर्क का गठन हुआ है, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इसमें भी यही 8 देश इसके सिग्नेटरी हैं। ठीक है, तो सावन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे कि उन लॉज से क्या क्या बना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, है ना, उसके अलावा टाइगर रिजर्व्स, सब किसी ना किसी लॉज से बना है, समझे। ये सब सारा जो है स्टैचूटरी इस्टेब्लिशमेंट्स है। तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।